Welcome to MediJEE classes. This is second lecture of JEE NEET classes. Class 12, Chapter 2, Electrostatics. That is, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका सेकेंड लेक्चर. ठीक है. नाउ प्रीवियस लेक्चर में रिगार्डिंग हमने पोटेंशियल बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूलेज एंड उससे रिलेटेड कंसेप्ट किया था. ठीक है. इस लेक्चर में हम जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वाइड प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज, उसके कारण से हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था. लाइक द सेम उन तीनों शेप, चारों शेप जो है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट शीट, स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर, इन चारों शेप के कारण से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज, इसको बोलेंगे हम, टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. सो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, फर्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है. फर्स्ट वन इज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो आपका चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हैविंग लैम्डा एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड L is the length of line चार्ज बॉडी. कहने का मतलब फिर बोलेंगे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर L लेंथ के पोर्शन के कारण से पोटेंशियल क्या होगा उसको फाइंड करना है. ठीक है. सो पोटेंशियल जैसे मान लीजिए कि ये आपका इनफाइनाइट, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है. ओके. नाउ इसका लेंथ है L, तो इसके पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट करना है, मैं इसको L से, जैसे मान लीजिए कि L के ओवर में इंटीग्रेट कर देते हैं. सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL अपॉन R. दिस इज द इंटीग्रेशन. ठीक है. तो ये आ गया आपका ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज. और प्लेन शीट ऑफ चार्ज के पास में चार्ज डेंसिटी क्या लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी हैविंग सिग्मा एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड A को मान लेते हैं हम एरिया. तो सिंपल है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर एरिया. सो दैट इज सिग्मा dA अपॉन R. ओके. सो दिस इज द इनफाइनाइट शीट के कारण से पोटेंशियल कितना हो गया. उसके बाद है आपका सॉलिड स्फीयर. अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है, सॉलिड स्फीयर के कारण से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो जैसे लीनियर में लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपके सरफेस में ए सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वैसे ही वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
Okay, so now third one is electric potential due to volume charge density, यानी इलेक्ट्रिक potential due to solid sphere having volume charge density rho. इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. दैट वॉल्यूम इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम दैट इज रो GV अपॉन R. जी निकल गया आपका ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर के कारण से पोटेंशियल. नाउ सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल के बाद आता आपका हॉलो स्फीयर. ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. फोर्थ वन इज पोटेंशियल due to hollow sphere. ओके, तो हॉलो स्फीयर में देखिए इसमें भी 3 पोर्शन है. ये मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है हैविंग चार्ज ओवर इट्स सरफेस एंड हैविंग रेडियस r. इसमें 3 केस है, एक आउटसाइड, सेकेंड वन एट द सरफेस एंड थर्ड वन इनसाइड. तो हम पहले लेते हैं एट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल दैट इज हॉलो स्फीयर. आउटसाइड मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे जिसका डिस्टेंस r है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, या किसी भी डायरेक्शन में, इस यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. इन दैट कंडीशन ये जो स्फेरिकल बॉडी है एक चार्ज बॉडी की तरह ट्रीट होता है कि ये पूरा का पूरा चार्ज जो है यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. तो पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को ऑलरेडी पता है कि अगर मान लीजिए सरफेस पर चार्ज है Q, इन दैट कंडीशन पोटेंशियल इक्वल टू KQ अपॉन R. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सेल जो है उस केस में क्या करते हैं हम, ये जो स्फेरिकल सेल है इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं. कहने का मतलब कि टोटल का टोटल चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है. तो Q चार्ज यहाँ पे, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है. ठीक है, सेकेंड केस है एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल. सो करने का क्या, यानी ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे. जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये जो R है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा. यानी स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर. सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएगा. यानी करने का क्या, सिर्फ स्मॉल r के बदले कैपिटल R रख दीजिए. सो V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R. This is the electric potential at the surface of spherical cell. Okay. Now inside the spherical cell. तो देखिए जब मैं ये पॉइंट यानी R जो है वो मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ. सपोज दिस इज R है, कोई सा भी हो सकता है. तो क्या स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई चार्ज होगा, नहीं होगा. स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है. इसका मतलब हुआ कि इस स्फेरिकल सेल में किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर मैं चार्ज को मूव करूं तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा. वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, वर्क डन जीरो हो जाएगा. ठीक है, यानी 2 पॉइंट के बीच अगर मैं चार्ज को मूव भी करूं, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी यूनिट चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करूं तो वर्क डन 0 करना पड़ेगा. ठीक है, और वर्क डन 0 कहाँ करना पड़ता है, एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन का वैल्यू 0 होता है. इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड में
सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, चाहे कहीं पे भी लो आप, यहाँ लो, कहीं भी पोटेंशियल लोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका सेम। सो इसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वो सब जगह सेम होता है एंड वो इक्वल होता है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। सो थर्ड केस लेते हैं, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के इनसाइड में, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल potential at anywhere is same and it is equal to potential at surface। इसका मतलब हुआ कि K Q upon R। तो ध्यान रखने का कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका के क्यू बाई आर होगा, सेंटर को छोड़ के, सेंटर पे जीरो होता है बिकॉज सेंटर पे आर ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्फेरिकल सेल के, ठीक है, सेंटर का कोई भी पॉइंट लोगे, किसी भी पॉइंट को आप चूज करोगे तो पोटेंशियल जो है वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा, बिकॉज स्फेरिकल सेल एक टाइप का जो इनसाइड का एरिया है वो इक्वल पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, यानी सब जगह इक्वल पोटेंशियल होता है। सो आप देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, सेम है। तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू जो है दैट इज वो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड बोथ आर सेम। ओके, नाउ we will discuss about the electrical potential for different shape। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे अलग अलग शेप के कारण से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यूज। ओके, और साथ साथ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंपेयर करेंगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी रिवाइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की कितना होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। ओके, इसमें कुछ का ग्राफ भी बनता है तो हम ग्राफ भी देख लेंगे। तो ये हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है उसके बेसिस पे पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। सो नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेंगे तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर किसी का कुछ के ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है तो हम उसका ग्राफ भी देख लेंगे, ठीक है। नाउ पहला हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब हुआ कि सपोज यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है एंड इससे R डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ ग्राफ की बात करो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड यहाँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इन दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ ही ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दे करके। मान लीजिए E एंड R है, R स्क्वायर होगा तो इसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा, एंड
V और R की ग्राफ बात करो तो ये ग्राफ भी वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर, यानी जितना स्क्वायर करते हैं तो उतना पोर्शन क्या होता है वो आपका नीचे जाता है। So this is electric field and electrical potential due to point charge. Now another one is electrical potential due to line charge. ठीक है, फर्स्ट था, सेकेंड मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन चार्ज है जिसपे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इसके किसी पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि बीच में पॉइंट हो, कहीं पॉइंट लाई कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है एंड इस लाइन चार्ज का लेंथ l है, इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सो अभी हमने क्या बोला कि ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके बीच में लाई कर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एज्यूम कर लीजिए कि ये एंगल बन रहा है अल्फा और नीचे वाला बना रहा है आपका बीटा, यानी एक एंगल है आपका अल्फा और दूसरा एंगल है आपका बीटा, ठीक है। नाउ अब इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पर्टिकुलर एक एक्सिस में रहेगा नहीं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका दो कंपोनेंट टूटेगा आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई उसका कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, लेकिन उसमें वोल्टेज पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है। तो देख लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं पड़ा है तो कंपटीशन में ऐसे ऐसे टॉपिक्स आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज along x-axis is given by this formula. Electric field along y-axis is given by k lambda upon r. Here is cos beta plus sin alpha. Okay, ध्यान ये रखने का कि जो एंगल बीटा होगा उसका कॉस होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिखता तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा आता, नीचे वाला जो एंगल होगा वो वाला पोर्शन आप में को कॉस में रखना है, बाकी पोर्शन जो है आपको साइन में रखना है। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होता है कि एक्स और वाई, वो एक ही पॉइंट पे होता है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं। तो इसका वैल्यू होगा आपका 2k लैम्डा, ओके, एंड लॉग में भी क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, दैट्स व्हाई इस लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस पॉइंट पे निकला वो लॉग में। यू हैव टू डायरेक्टली, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। कभी आएगा तो इस पर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आता है कि चलो थोड़ा सा ये चेंज कर देना, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपको जो है वो फॉर्मूला पता है या नहीं है। अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, दैट्स व्हाई इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को एज इट इज लर्न करना है, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है, ओके। नाउ तो ये दो हो गया, दिस इज द पॉइंट चार्ज, दिस इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन है ड्यू टू स्फेरिकल यानी सॉरी सर्कुलर रिंग पे अगर चार्ज लाई करता है तो क्या होगा, ठीक है। सो थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से क्या निकलता है। सो दिस इज circular charged ring,
सर्कुलर मानिए, इस पे एज्यूम दिस इज रेडियस आर, और ये सर्कल, ये मान लीजिए ये सर्कल ऐसे है, इसके एक्सियल पॉइंट पे अपने को मान लीजिए एक्सियल पॉइंट यानी डिस्टेंस जो अपने को आर है, इस पॉइंट पे अपने ऐसे मान लीजिए रिंग है, तो रिंग पे चार्ज कंसिस्ट करता है, ठीक है। इस रिंग के यानी ये जो रिंग है आपका वो ऐसे है, तो इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट, इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से एक्सियल पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए होगा कितना वैल्यू, और मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। सो नाउ द वैल्यू इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। के का वैल्यू नीचे ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से देखिए, अगर ये सेंटर की बात करो तो सेंटर पे आर क्या हो जाएगा, 0। सो एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ठीक है। सो एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग पे आर कितना हो जाएगा, 0। सो दैट्स व्हाई ई सेंटर पे कितना होगा, 0। इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। इसमें और केस आता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए मैथ्स का ऑपरेशन यूज किया जाता है कि पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करके आर का वैल्यू निकलेगा, दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम का केस होता है। बट अपने को स्टैंडर्ड याद रखना है कि सर्कुलर रिंग के सेंटर से यानी एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर बाय रूट 2, सर्कल के सेंटर से आर बाय रूट 2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर रिंग के कारण से r बाय रूट 2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और होगा कितना, तो क्या करेंगे हम, इस r का वैल्यू r बाय रूट 2 यहाँ रख देंगे। तो जो आप सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 2kq अपॉन 3√3 ऑफ r नहीं कैपिटल, आप तो r हटा दिया ना आपने, ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर रूट kq 3√3 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो ये ई मैक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और होगा कितना पे, r बाय रूट 2 पे। कई बार एमसीक्यू में आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एट व्हाट डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग चार्ज इज मैक्सिमम। तो वहां पे आप अभी ध्यान रखिए r बाय रूट 2, कहीं पे ये प्लस माइनस भी लिखा होता है, यानी इस साइड जाओ या इस साइड जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। r बाय रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, एंड होगा कितना वैल्यू, तो डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए तो इस वाले में, तो वो आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यू पोर्शन में पूछता है, यानी इसमें भी कोई ट्विस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। नाउ दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव, मतलब ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आर डिस्टेंस पे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, एवरीथिंग इज सेम बट पावर में डिफरेंस से जाते हैं, kq अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर ओनली 1/2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग।
बहुत सारी जगह पे ये नहीं दिया रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे आर का वैल्यू कितना होगा 0। सो एट सेंटर ऑफ रिंग आर इक्वल टू 0, जब आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बी का वैल्यू कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था 0, बट इस रिंग के सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया के क्यू बाय आर। इसका क्या मतलब हुआ कि इनसाइड में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे ही इसके इनसाइड में आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पे देखिए कोई भी आर का टर्म नहीं था, दैट्स व्हाई वो सेंटर पे भी 0 नहीं हुआ, V इक्वल टू के क्यू बाय आर आया। हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होता है, ओके। तो हाँ, ये पीछे साइड आई थिंक लेक्चर्स में ऐसा मुझे याद आ रहा है कि बोला गया था कि सेंटर पे 0 होता है, बट सेंटर पे 0 वो सब जगह, यानी स्फेरिकल सेल हो या रिंग हो, उसके उसके इनसाइड में हर एक जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या करना है आपने को सेम लेकर के सॉल्व करना है, ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द आर्क, यानी एक तो सर्कुलर रिंग पढ़ लिया, लेकिन अब आर्क के कारण से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन के साथ सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लिए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली आपको याद आया ऐसा वजह ही नहीं, ठीक है। सो अब हम आते हैं फोर्थ शेप है आर्क। आर्क शेप चार्ज रॉड, चार्ज रॉड कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये एक रॉड है, अपने को नहीं पता कि ये कितना है, बस इतना पता है कि इसका दो एंड जो है सेंटर पे थीटा का एंगल बनाता है, यहाँ पे चार्ज है और ये ऑब्वियसली बात है लीनियर है, तो मान लीजिए लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज रेडियस, ये कोई पी पॉइंट या क्यू को जो एज्यूम करना है, तो अब इसी बात है इसके कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। अगर डिराइव इसको डिराइव करते तो बहुत लंबा डेरिवेशन है, बट अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना है कि ये बताना है कि इसके सेंटर पे ड्यू टू दिस आर्क, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाय 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r, r का कैपिटल r है ना हमने, अपॉन sin थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क रॉड, ठीक है। अब थीटा का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 45 रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, यानी थीटा 45 मतलब 90 रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 हो गया, तो 90 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सो थीटा का डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, इन दैट कंडीशन वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, और वो है आपका थीटा का, दैट इज V एट सेंटर इज गिवन बाय 2k लैम्डा थीटा, 2k लैम्डा थीटा। ध्यान रखने का कि जहां पे थीटा जो है वो आपका रेडियन में यूज करना है, यानी थीटा जो है 90 डिग्री प्लेस नहीं करना है आपको, उसको 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, दैट इज π/2, ठीक है। तो एंगल्स जो है उसको कन्वर्ट करके देन आफ्टर हम वैल्यू प्लेस करते हैं। तो ये था आपका ड्यू टू आर्क। अब ये थीटा वैल्यू अलग अलग हो सकता है, वो डिफरेंट थीटा का वैल्यू आप वैल्यू प्लेस करते जाइए तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता जाएगा, ठीक है। यानी आर्क से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोई सर्कल का 1/4 पार्ट सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इन दैट कंडीशन खाली यहाँ के एंगल फिट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैलकुलेटेड, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू डिस्क, ठीक है, जैसे रिंग था तो रिंग के इनसाइड में भी अगर मटेरियल हो तो वो डिस्क हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। फिफ्थ वन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो डिस्क के इनसाइड में भी सब जगह पे होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल हमें दोनों को फाइंड करना है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्क। तो डिस्क में क्या होगा, रिंग ही टाइप का होता है, लेकिन डिस्क में सिर्फ सरफेस पे नहीं, सब जगह चार्ज होता है, ठीक है। मान लीजिए इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है आपका, वो है आपका सिग्मा। नाउ यहां से एज्यूम कर लेते हैं आर डिस्टेंस पे, ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क एंड आर डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, ठीक है। ये डिस्क है सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर डिस्क रिंग होता तो रिंग में बीच से खाली होता है, ठीक है, लेकिन ये डिस्क है तो डिस्क में क्या होगा, सब जगह पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क एट व्हाट डिस्टेंस आर। अब अगर मान लीजिए आर को आप 0 कर दोगे, ठीक है, आर का वैल्यू अब अगर बहुत छोटा है, आर इज टेंडिंग टू 0, इन दैट कंडीशन सिग्मा विल टेंडिंग टू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी आर इज टेंडिंग टू 0, then electric field is given by sigma upon 2 epsilon naught. This is electric field, लेकिन अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय सिमिलरली 2 epsilon naught 1 minus r minus under square r square plus, this is electric potential due to circular disk. अगेन इस टाइप के क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो सर्कुलर डिस्क था, लेकिन गॉस लॉ में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, तो देखते हैं प्लेन शीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो मान लीजिए ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो किसी भी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पूरा डिराइव कर रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, यानी एट एनी पॉइंट, कहने का मतलब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में आर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आर यहाँ निकालना, आर यहाँ निकालना, इनफाइनाइट शीट के कारण से आप कहीं भी आर निकालोगे, इन दैट कंडीशन आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, यानी इसमें आर पे वो डिपेंड करता है। बात करते हैं पोटेंशियल का, ये तो आपने पढ़ रखा है, पोटेंशियल की बात करते हैं तो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड व्हाट इज आर, आर है इसके प्लेन शीट से डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, बट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, स्फेरिकल चार्ज के कारण से ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंट्रीब्यूशन चार्ज के। नाउ अगर कोई स्फीयर हो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हो, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद देखते हैं। ये था आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। नाउ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यानी सो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का चार्ज बाहर में सरफेस पर जो होगा सो होगा, इसके अलावा इसके इनसाइड में भी क्या होगा, आपका चार्ज लाई करेगा, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं हम आर, ठीक है। अब ये सरफेस मान लीजिए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ये पॉइंट आप मान लेते हैं ए, और इसके इनसाइड में कोई पॉइंट है सी, मतलब हुआ कि आपको तीनों पॉइंट पे यानी ए बी सी तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। नाउ जो ये डिस्टेंस अगर मैं मानूंगा ए तो ये डिस्टेंस आर, फिर दूसरा केस अगर सेंटर पर लूंगा तो ये डिस्टेंस भी हम मानेंगे आर और ये डिस्टेंस भी मानेंगे हम आर, तो ये तीनों अलग अलग केस है, मैंने एक ही में शो किया आपको, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, तो उस केस में ये नॉर्मल एक चार्ज की तरह काम करता है, मान लीजिए चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, देखिए बी पॉइंट लेंगे तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा आपका, इस आर के बराबर, सो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बात करते हैं सी का, तो इसका डिटेल डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन आपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना है कि के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, यानी कैपिटल आर जो है बड़ा है, ठीक है। नाउ बात करते हैं पोटेंशियल का, सो पोटेंशियल एट ए इज वेरी सिंपल, के क्यू अपॉन आर, जो नॉर्मल पॉइंट चार्ज के कारण से होता है, जब पॉइंट बाहर लेंगे, ऊपर भी हमने देखा तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं, एट सरफेस दैट इज वी पे आर के बराबर हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन सॉरी आर। प्रॉब्लम है जब उसके इनसाइड में लेंगे, तो इनसाइड के केस में कोई स्फीयर नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड दैट इज वीसी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो वीसी इज इक्वल टू के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर में तो सब सेम होता है और सरफेस के बराबर होता है, ठीक है। अब एट सेंटर, किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर के लिए आर को क्या करना पड़ेगा आपको 0, सो इसी केस में लेते हैं V एट सेंटर इज इक्वल टू, वैल्यू प्लेस कर दिया 3/2, तो ये बच जाएगा क्या, कैपिटल आर बी के बराबर हो जाएगा, यानी VB, कहने का मतलब V एट सेंटर जो हो गया वो 3/2 ऑफ के क्यू अपॉन आर। वैल्यू प्लेस कर लीजिए, वैल्यू प्लेस करेंगे तो तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। नाउ ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है, एक आप करेगा हॉलो सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। हॉलो सिलेंडर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने गॉस थ्योरम में भी डिराइव कर रखा, ठीक है। सो ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, यानी जो फॉर्मूलेज हैं उसको लर्न करना है, लेकिन समझ के लर्न करना है, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लर्न कर लिया फिर उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, किस केस में क्या कंडीशन लगा हुआ है उसके साथ में अपने करना पड़ेगा। सो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज हॉलो सिलेंडर, ठीक है।
आपका इनफाइनाइट चार्ज और इसके सरफेस पे, यानी ऑब्वियसली हॉलो है तो चार्ज कहाँ लाई करेगा, उसके सरफेस पे। मान लीजिए कि लैम्डा रॉड जो है लीनियर मानते हैं और इसके सेंटर से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस है आर। अपने को मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें भी 3 पॉइंट होंगे, एक आउटसाइड होगा, फिर इनसाइड होगा और एट द सरफेस भी होगा। तो मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो आपका कैपिटल आर है, तो हम देखते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर, सिंपल। इनसाइड, इनसाइड में चार्ज है नहीं है, जहाँ चार्ज नहीं होता वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, सो E ऑफ इनसाइड इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 है। और सरफेस में क्या होगा, जो कैप स्मॉल आर है, जब ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो आर के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल आर के बराबर। सो E एट सरफेस इज इक्वल टू k 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर। ओके, नाउ तीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड की बात करें तो चार्ज सेम है, ये सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2k लैम्डा लॉग ऑफ आर, दिस इज आउटसाइड। सरफेस पे कितना होगा, पोटेंशियल एट सरफेस ड्यू टू सिलेंडर, तो 2k लैम्डा लॉग सरफेस पे ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। एंड बात करते हैं इनसाइड में, तो ये हॉलो है, तो हॉलो के इनसाइड में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल इस सिलेंडर के सरफेस पे होगा वही उसके इनसाइड में भी होगा, तो V इनसाइड जो होगा दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग ऑफ कैपिटल आर। सॉलिड से पिछला केस था आपका सॉलिड स्फीयर, उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया था आपका, डिफरेंट हो गया था, पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट था। बट ये हॉलो है, तो हॉलो के केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका सेम। ठीक है, अब सेम सिचुएशन, ये तो क्या था आपका हॉलो था, अगर सॉलिड सिलेंडर हुआ तो क्या होगा, यानी सेम चीज रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सॉलिड सिलेंडर। अब चार्ज जो होगा वो सरफेस के अलावा और कहाँ पे होगा, उसके इनसाइड में मिलाई करेगा। तो उस केस में यानी केस चेंज हो गया, तो आउटसाइड में तो ये पूरा का पूरा चार्ज ही है, इसीलिए 2k लैम्डा अपॉन आर एज इट इज रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इनसाइड में, तो अब इनसाइड में 0 नहीं होगा, व्हाई, इनसाइड में 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनसाइड में अब चार्ज है तो 0 नहीं हो सकता। तो इनसाइड में कितना हो जाएगा, E इनसाइड इक्वल टू 2k लैम्डा आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये सब ध्यान देने की बात है कि क्या आएगा। बात करते सरफेस पे, तो सरफेस में तो क्या करने का, खाली स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर प्लेस कर दीजिए, तो E एट सरफेस इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, ये निकल गया आपका सरफेस पे। अब सेम चीज निकालना आपका पोटेंशियल के लिए, तो V आउटसाइड इज सेम जो प्रीवियस केस में था, 2k लैम्डा लॉग स्मॉल आर। सरफेस के लिए खाली कैपिटल आर डाल दीजिए, तो V फॉर सरफेस इज इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग कैपिटल आर। व्हाट अबाउट इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड में देखिए, यानी V इनसाइड जो होगा वो थोड़ा सा चेंज है, दैट इज 2k लैम्डा ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड। तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी
आपका रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप था, ठीक है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो इसमें बहुत सारा ट्विस्टेड नहीं रहता, यानी इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। आप वही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी आप खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला सब किसी बुक में पर्टिकुलर एक जगह लिस्ट देकर दिया नहीं रहता है कि आप चलो लर्न कर लोगे, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बुक्स में थोड़े हिंट देके दिए होते हैं, कई सारी जो खुद से डिराइव करना होता है, यानी एक पर्टिकुलर बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेगा कि चलो आप 10 तरह के बुक पढ़ोगे नहीं, ठीक है। ये बुक है कोई भी एक बुक। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा बोला जाता है सक्सेस होने के लिए कि एक तो पहला चीज़ है कि यूज़ योर ब्रेन मोर देन योर पेन, ठीक है, यानी अगर पेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, आप बोर्ड के लिए बने हुए हैं, ठीक है। यानी आप ब्रेन से सोचिए एंड वेरी शॉर्ट टाइम में आंसर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेन उठाना ही नहीं है, पेन उठाना है, लेकिन थिंकिंग लेवल का ज़्यादा होता है। एंड दूसरा चीज़ होता है कि रैदर देन यू डू 10 बुक 1 टाइम, डू 1 बुक 10 टाइम, यानी एक बुक को आप 10 बारी कीजिए। एंड ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूलेज देने के पीछे रीजन यही होते हैं कि आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाए, ठीक है। और ये सब बुक, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जनरली जो पर्टिकुलर बुक में अवेलेबल होता ही नहीं है, ठीक है, इसको डिराइव किया जाता है। तो ये डिराइव करके मैंने सारा जगह आपको स्टैंडर्ड फार्मूलाज के फॉर्म में प्लेस कर दिया है। अब इसको एक एक करके समझ के क्वेश्चन को, ये जो फॉर्मूलेज हैं उसको ध्यान रखना है और एग्जाम में डायरेक्टली इसका यूज़ करेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे नीट हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अप टू जेईई एडवांस लेवल का हो गया, यानी सारे फॉर्मूलेज आपके पास हैं। अब खाली उसको अच्छे से लर्न करना है और उसको आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से और भी बाकी है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे हम कैपेसिटेंस में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जो क्वेश्चंस आप बोर्ड में भी आता है उसको आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कैपेसिटेंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसके बेस पे जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब फॉर्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस पे बेस ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे, उसके बहुत सारे शॉर्टकट्स फार्मूला हम डिराइव करेंगे और बहुत सारे सर्किट में भी इसका यूज़ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे वो अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे हम आपका रेजिस्टेंस पे बेसिस पे, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलेज एंड उसको लर्न करो अच्छे से। लर्न करने का मतलब ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन मार जाए, समझ के लर्न करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस केस में कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो ही ये यूज़फुल है। अदरवाइज तो ये प्रिंटेड फॉर्म में आपका अलग अलग 10-50 बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, बहुत सारे नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाए, ठीक है। सो गो थ्रू दिस फॉर्मूलेज, अच्छे से समझ करके लर्न करना है, ठीक है। दैट्स ये जो है आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा, टाइम कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। अगर ये नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पता लग जाए लेकिन आंसर ही पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए।